दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर अध्याय हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अभी अध्याय 11 स्टार्ट है, मतलब फाइनल लास्ट अध्याय है ये। कक्षा 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट अध्याय है और बाकी 10 अध्याय हो चुके हैं इस चैनल पर, क्योंकि सभी एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी 6 to 8 पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है इस चैनल पर। तो आप सभी इस चैनल पर आइए और पढ़िए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, जो 6 to 8 वाले बीपीएससी का बिहार में है अभी, और फिर सीटेट का आने वाला है नोटिफिकेशन। जिस सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसने बीएड कर रखी है या फिर जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, सोशल साइंस की एनसीईआरटी। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं पॉलिटिकल साइंस है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी की सारी थ्योरी सहित, थ्योरी से डेली पार्ट डाले जाते हैं और कक्षा 6 की एनसीईआरटी निपट चुकी है और 7 की स्टार्ट होगी। तो आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसे प्रकार से इतनी अच्छे कंटेंट को ज्वाइन कर सको एवं अपने लिए कुछ अचीव कर सको, क्योंकि ये कंटेंट पूरा दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी एक जड़ है, एक बिल्कुल घोल है, जो पी जाए ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वो हर एग्जाम पार कर जाए, ऐसी है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक सारी पढ़ाई जाएगी। फिर जो कमेंट करना उसके बाद देखा जाएगा फिर क्या करना है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जाएंगे। इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी इस चैनल पर देख सकते हो, जो कि प्ले लिस्ट में सब अलग अलग वाइट डला है कि हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, सब प्रीवियस ईयर के पेपर भी चालू कर दिए हैं करवाना। संडे वाइज होता है एक का एक, और जिससे संडे वाइज एक करवा दिया जाता है, क्योंकि जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा और रिवीजन होता जाएगा कि आपने कितना अचीव किया। तो आपको लास्ट में जो रिवीजन करोगे ना, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे ना, तो आपको उससे पता चलेगा कि हाँ आपने इतना पढ़ चुके हो, इतना कर पा रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। और आप सभी इस चैनल को फिर से बोल रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। उतना ही मैं आपको कंटेंट इतना अच्छा दूंगी, और अभी भी अच्छा ही दे रही हूँ, कुछ ख़राब नहीं दे रही हूँ, और अच्छा दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगी आपको। अभी डेली एक एक वीडियो डाल रही हूँ, तो डेली आप देखते जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय 11 में क्या है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें क्या बोलती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। बहुत कुछ रहता है अध्याय में, क्योंकि स्टोरी वाइज पढ़ाते हैं, और स्टोरी वाइज, क्योंकि स्टोरी से आप अच्छे से समझ सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, मारुतसामी और लौह स्तंभ। मारुतसामी कहाँ है, ये रहा हमारा कौन, मारुतसामी। और लौह स्तंभ के बारे में बात कर रहा है। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। कहा, कुतुब मीनार दिखाता हुआ, कुतुब मीनार के ही पास में है प्रसिद्ध लौह स्तंभ, वहाँ ले आया। तो धूल भरे पथरीले इस रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये रास्ता, वो कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि मुश्किल चीज़, जो चीज़ हम मुश्किल समय में अचीव करते हैं ना, तो उसको हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो हमेशा याद रहती है हमें, क्योंकि हमने मुश्किल समय में बहुत मुश्किल से अचीव किए, इसलिए। चलो आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, धातु विज्ञान के बारे में। धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानों के थे ना, वो उन्होंने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी थे ना, वो कुशल शिल्पी थे। क्या थे, कुशल शिल्पी थे, हड़प्पा सभ्यता। उन्हें तांबे के, हड़प्पा सभ्यता वासी थे ना, उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। मुख्य इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी धातु मिलाकर कांसा बनाया गया, तो तांबे और टीन की धातु को मिलाकर कांसा बनाया गया। और ये भी आ सकता है कि कांसा कौन सी धातुओं को मिलाकर बनाया गया है, तो तांबे एवं टीन की धातुओं को मिलाकर बनाया गया। हड़प्पावासी
कांस्य युग से जुड़े थे। कौन से? हड़प्पावासी किस युग से जुड़े थे? ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है रिपीट। तो कांस्य युग से जुड़े थे। वही उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे। जो हड़प्पावासी है वो कांस्य युग से संबंधित थे, और जो हड़प्पावासी के उत्तराधिकारी थे ना, वो लोह युग से संबंधित थे। किससे? लोह युग से संबंधित थे। यह अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, जैसे कि कौन कौन लोहा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब पढ़ेंगे हम लोह स्तंभ के बारे में, जिसने मरुत्स्वामी ने लोह स्तंभ के पास देखने गए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये रहा हमारा लोह स्तंभ, इस प्रकार का पूरा लोहे का बना हुआ है। ये कहाँ पर है? ये लोह स्तंभ है महरौली, दिल्ली में। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कि महरौली में है यह लोह स्तंभ, एवं दिल्ली में पड़ता है महरौली। और जो महरौली है ना, वो दिल्ली में पड़ता है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है, उसी जगह में। तो लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 है इसकी ऊंचाई, 7.2 मीटर, और वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। इसका वजन है दोस्तों 3 टन से भी ज़्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। इस लोहे स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। जो ये लोहे के है ना, इसमें एक चंद्र नामक शासक का जिक्र है। इस लोहे स्तंभ पर पहले अभिलेख द्वारा लिखवाया गया होगा चंद्र नाम को शासक, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। जो चंद्र नाम के शासक थे ना, वो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। आश्चर्य की बात यह है कि जो लोहे स्तंभ है ना, ये वाला आप देख रहे होंगे, तो इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि जंग तो जल्दी लग जाती है लोगों में, फिर भी नहीं लगी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिल जाते हों। आप जानते भी होंगे कि जो हमारे शिल्पकार थे, उनकी कुशलता के नमूने कहाँ मिलते हैं? स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में ही देखने को मिलते हैं। जो पहले की पुरानी इमारत थी उनमें, अभी तो पता नहीं, अभी तो जल्दी लग जाते, पुरानी इमारतों में मिलते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो स्तूप होता ना, उसका शाब्दिक अर्थ है क्या? टीला, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं उन्हें टीला बोला जाता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े छोटे। उन सब में एक समानता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। जो स्तूप होते ना, उन सब में एक समानता है कि सभी स्तूपों के भीतर एक डिब्बा रखा रहता होगा। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, इस प्रकार से रखे रहते स्तूपों के अंदर डिब्बे में। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी रखे रहते थे। इसे धातु मंजूसा कहते थे। जो अंदर रखा रहता था उन सब में उनके दांत, हड्डी, राख या कुछ उनकी चीजें या फिर कीमती पत्थर या सिक्के, इन सभी को क्या कहते थे? और यहाँ इन सबको क्या कहते थे? धातु मंजूसा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा एक टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। जो बाद में उस गुम्बदनुमा को, जो ढांचे को तरासे हुए पत्थरों, जो तरासे जाते थे पत्थर, उनसे ढक दिया गया था। फिर स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ भी बना होता था। जो स्तूप होते हैं ना जी हमारे, तो इनके चारों तरफ क्या एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या? प्रदक्षिणा पथ, जिससे चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। पथ जानते हो, राहगीर को भी पथ बोलते हैं, क्योंकि राहगीरी यानी चारों तरफ चलने वाले को। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया। रेलिंग देखो, ये रही हमारी रेलिंग, ये रही बीच बीच में रेलिंग। इस प्रकार से
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, वेदिका। इस रास्ते को क्या कहते हैं, जिस रेलिंग से घेरा गया है उसे कहते हैं वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, ये है वेदिका में प्रवेश द्वार। इस प्रकार से वेदिका में प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। रेलिंग तथा तोरण, प्रहार रेलिंग तथा तोरण मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों में सजे होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रहार मूर्ति कला की सुंदर इस कलाकृतियों में सजे होते थे। चलो आगे बढ़ते। अमरावती, जहाँ अमरावती हो वहाँ कभी एक भव्य, जहाँ अमरावती है वहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। क्या भव्य स्तूप हुआ करता था, जैसे कि ये लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूपों पर तो चित्र उकेरे ही जाते थे लगभग ज़्यादा। जो सांची का स्तूप है ना, महान स्तूप सांची का, जो मध्य प्रदेश में है, महान स्तूप सांची का मध्य प्रदेश में ये रहा। इस प्रकार से है जो महान, देख सकते हो आप अच्छे से। ये स्तूप है महान, कहाँ का, सांची का, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, महान सांची का स्तूप। जैसे कि इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के काल के ज़माने में किया जाता था, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जोड़े गए। और कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जैसे कि मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे कहते थे, गर्भगृह। जैसे कि हमारा एक उज्जैन है मध्य प्रदेश में, उज्जैन है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ अंदर गर्भगृह में पूजा होती थी। मंदिरों के अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है क्या, गर्भगृह, जहाँ पूजा होती है, जहाँ देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान को क्या कहते हैं, पुरोहित धार्मिक के अनुष्ठान करते हैं यही स्थान पर, और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए कहा जाता है। जो गर्भगृह होता है ना अंदर का, अक्सर उसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। जैसे कि अमरावती की एक शिल्प कृति है, जैसे कि इस चित्र में अमरावती की एक शिल्प देखकर इसका देखो इस प्रकार की। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं किसके बारे में। देखो ये है, इनको देख लो अच्छे से, देखो ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ये है उत्तर प्रदेश, जो ये है ना, ये है उत्तर प्रदेश के भितरगांव, एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। जो उत्तर प्रदेश के भितरगांव में है, जो लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था, एवं इसमें पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और फिर ये है क्या, महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर कौन सा, ये है महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, अच्छे से देख लीजिए। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए तबकि इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया। इसलिए इन्हें क्या, एकास्म, क्योंकि एक ही प्रकार के तराश हुए पत्थर से बनाए गए, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, एकास्म। महाबलीपुरम के मंदिर को एकास्म मंदिर कहा जाता है। जैसे भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता गया, जिसे शिखर कहते हैं। ऊंचाई को शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। जो अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जिसे एक सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जैसे कि महाबलीपुरम और ऐहोल कहाँ पर है, महाबलीपुरम ऐहोल कहाँ है, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर मिले हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि देखो ये है, ये रहा देखो मंदिर एवं ऐहोल की गुफाएं, ये रही देखो इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। चलो आगे पढ़ते हैं। आप देखिए, एक ही बार देख सकते हैं, बार बार देखते रहे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे जल्दी। इसमें है कि जैसे कि स्तूपों तथा मंदिरों में बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने के लिए निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलालेखों शिलाखंडों को खोद कर निकाला जाता था। तो इस प्रकार के काम तो आप जानते ही हो, पिछली अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे काम होते थे, कैसे पत्थर छाँट काट कर शिलालेखों से बनाया जाता था। देखो इस प्रकार का, जे बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस प्रकार की मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा चुकी हूँ।
लोग ये शिलाखंडों को, कम पत्थरों को काट काट कर ये बनाते थे घर, गुफाएं, तो उनमें रहते थे बुद्ध भिक्षु। चलो इसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया इस गुफा के बारे में। उड़ीसा का जैन मंदिर, ये उड़ीसा का जैन मंदिर है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। जो ये गुफा दी गई ना, इनको जैन भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। जो कि जैन भिक्षु है ना, इसके अंदर क्या ध्यान करते थे बैठकर। ये दरवाजे हैं इन गुफाओं के। ये शिलालेख को काटकर अंदर ही बढ़ाया गया है उड़ीसा में। तो चलो, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र ये रहा। राष्ट्रीय संग्रहालय में है ये चित्र, नई दिल्ली, ठीक है, इस प्रकार का। और अब पढ़ते हैं हम क्या, जैसे कि इसके अतिरिक्त अन्य इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार भी एकत्रित थे। इतने इसको बनाने के लिए सब दान पुण्य दान करते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब पहले जो अभिलेख बनाए जाते थे तो उन पे चित्र किया जाते थे उसी पत्थरों पर कि किसने बनाया, क्या किया। तो जो हमने अभी पढ़ पाए हैं आधुनिक काल में, तो वर्तमान काल में, तो समझ पाए हैं कि हाँ ये इन राजाओं ने बनाया, इन्होंने बनाया। जो नहीं पढ़ पाए तो वो नहीं समझ पाए, वो अभी के भी ऐसे लिखे रह गए। तो देखने जैसे इसलिए आप इन स्थानों पर देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने के लिए अपना योगदान दिया है एवं सजाया है। तो आपको पता चलेगा इस प्रकार की जैसे भी बनी है, ठीक है। फिर आगे है मानचित्र 7 में अजंता ढूंढो, यानी अजंता की जो गुफाएं, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोजी गई। इनमें ज़्यादातर बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जो अजंता की गुफा में ज़्यादातर क्या था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे, उनके रहने के लिए, उनके इधर उधर घूमने के लिए, ठीक है। और फिर इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। जो पहले बनाए गए ना, उन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार ही रहे। जैसे कि ये रंग पौधे, खनिजों से बनाए जाते थे। महान कीर्तियों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, अज्ञातवास के द्वारा बनाए जाते थे, क्योंकि उन्हें इतना थोड़ी पहले अज्ञान था कि कैसे इस प्रकार से चित्र बनाए जाते थे। पहले इस प्रकार से सजाया जाता था पत्थरों पर। सोचो, पत्थरों पर कलाकृति करना आसान नहीं है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिक्कारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। कोवलन नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह एक कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहर ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो इस प्रकार से एक कहानी है, ये शिल्पदिक्कारम से लिया गया है, मतलब ये बाइडन। तो इसके बारे में कहानी है दुख भरी। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया, जो कनंगी थी। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर छोटी सी कहानी है, पढ़ लो, जल्दी पढ़ लेते हैं। वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नागंतम के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? तो उसने इसलिए कनंगी ने बोला क्योंकि उसके पति को निर्दोष होते हुए भी प्राणदंड दे दिया गया। और फिर
एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले संत नार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास जिनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ा है, हमने अध्याय 10 में पढ़ा है, जो कि संस्कृत में लिखते थे। कालिदास तो संस्कृत में ही लिखते थे, हमने पढ़ा हो। तो मेघदूत का एक श्लोक, ये श्लोक पढ़ने में टाइम गंवाएंगे हम, वो ये पेपर में नहीं आ रहा है, हम संस्कृत नहीं लिए हैं इसलिए, और जो आ रहा है वो हम पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो संस्कृत महाकाव्य कौन से हैं? एक है महाभारत, रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, जैसे कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। जैसे इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। जो इस युद्ध का उद्देश्य था वो क्या था? पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि क्या था उसका उद्देश्य, तो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। इतना सा ही आ सकता है, डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। क्या महाभारत? माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। जो व्यास नाम के ऋषि हैं उन्हीं ने पुराणों और महाभारत को संकलित किया है। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके रामायण की कथा कौशल के राम के बारे में है। तो ये कहानी आपने हमेशा देखी है, पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी हो तो रामायण जाके देख लीजिए, क्योंकि रामायण हर कोई पढ़ता है। जो रामायण जैसे जो हिंदू हैं वो सभी रामायण पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं, क्योंकि रामायण एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम उसके बारे में अपने ही हिंदू के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे फिर हम, जो हम हैं तो वो उसके बारे में जानना जरूरी है। एक बंदर की कहानी, एक है बंदर राजा की कहानी। तो ये बंदर राजा की कहानी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चित्र दिया गया है जो ऊपर बना था। यही है कि बंदर थे और राजा आए, तो राजा ने बंदर को मारने लगे, आम खाने लगे। तो आम खाते खाते एक बंदर ने योजना बनाई और पुल बना के वो निकल लिए, लेकिन एक बंदर फंस गया तो वो मरने की कगार पर था। राजा ने उसकी मदद की। बस इतनी सी कहानी है उसमें। चलो अब पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ राजा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात, इसमें उन्होंने क्या लिखा आर्यभट्टयम पुस्तक में, कि दिन और रात के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं दिन और रात, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने यह वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। जैसे कि 12 मिहिर ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद्ता थे जिन्होंने कई खोजें की हैं। इनके बारे में और भी पता लगाएं, जैसे कि आपको इनके बारे में जो पता है और भी पता लगाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जैसे कि चरक। पहला थे क्या? चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी की चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन भी किया है। और शून्य के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। शून्य के बारे में है कि गणित थे, शून्य बनाया, ऐसा किया वैसा किया, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है शून्य के बारे में कि आपको पढ़ाएं। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, ऐसा फालतू का टाइम नहीं अपन को गंवाना है। और फिर इसमें है कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले
लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किसने किया था, कहाँ पर हुआ था, कितने सालों पहले हुआ था। तो 1900 साल पहले, और लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर गलाया, फिर भिगोया, फिर बनाया, फिर सुखाया था। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गई। कागज बनाने की विधि करीब 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंच गई थी, और इसके तुरंत बाद ही ये जापान में फैल गई, और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में भी पहुंच गई कागज बनाने की विधि। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई। क्या कि कागज बनाने की विधि पहले चीन में बनाई थी, फिर वो धीरे धीरे सब जगह फैल गई। उपयोगी शब्द इसमें क्या क्या थे? स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, इस प्रकार से मुख्य थे। चलो अब हमारा आज का चैप्टर होता है यहीं ख़त्म, और ये अंतिम चैप्टर था कक्षा क्लास 6 का, मतलब कक्षा 6 का, और क्लास 12 अंतिम था, और कक्षा 7 की स्टार्ट करेंगे अब हम। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए, हर नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी, और क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप डेली पढ़िए। और एग्ज़ाम निकालना हो तो, क्योंकि थ्योरी पूरी पढ़ाई जा रही है, तो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए क्लास को, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी 1 बार 2 बार देख सकते हो, आराम से देखिए। एक आधी घंटा लगेगा देखने में, तो अच्छे से भर जाएगी आपको दिमाग में। एक बार पढ़ोगे, दोबारा रिवीजन कर लोगे तो अच्छे से आ जाएगा, इसलिए। और हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है जो आप करोगे, इनके आंसर आपने जो थ्योरी पढ़ी है ना उससे आप इसके आंसर करोगे, क्योंकि इतने टाइम से दिया गया है ना, आप स्किप करके, मतलब थोड़ा रोक करके आंसर आप ही दोगे, और इसमें कमेंट करके बताओगे किसका आंसर क्या है, या ना भी बताओ तब भी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब और चैप्टर के आंसर हम करवा देते हैं, इसलिए आपको इसके आंसर देने ही पड़ेंगे, तभी माना जाएगा कि आपने कुछ अंदर जाके सीखा है। नहीं तो क्या मतलब है कि आपने सीखा भी है कि क्या। तो इसमें आप आंसर दोगे, मैं तो नहीं देने वाली, मैं तो अब भी दे देती हूँ, पर नहीं, आपने क्या पढ़ा, इसलिए आपको आंसर देना ही पड़ेगा, तो समझ आएगा कि आपने क्या पढ़ा। बस एक आंसर दे देती हूँ मैं। चलो कौन सा दे दूँ इनमें से कौन सा दे दूँ? एक आंसर दूँगी मैं, सिर्फ एक ही। तो इनमें से मैं, चलो पहला ही दे दूँ क्या? मैं दे देती हूँ क्या, मंडप के बारे में बता देती हूँ। तो मंडप का आंसर है क्या, मंडप किस लिए प्रसिद्ध था? तो मंडप था हमारा क्या, मंडप था मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। मंडप क्या थी? मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। ये पढ़ चुके हैं हम चैप्टर में, इसलिए आप अच्छे से पढ़ा कीजिए। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो उससे दोबारा पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर लगाइए। ये भी आप ही लगाओगे, तो ये आप क्वेश्चन के आंसर लगाओ और पढ़ो। और इस प्रकार से कक्षा 6 to 8 NCERT संपूर्ण कराई जा रही है। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। ज़्यादातर आप सपोर्ट करवाओगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट, और आप CTET हुआ, MP TET हुआ, सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए, या 6 to 8 NCERT जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मदद मिलेगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको दिया जाएगा, इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। चलो थैंक यू जिसने देखा, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चलो थैंक यू सो मच।